हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर दिया होगा और बड़े अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया होगा। मेरे चैनल आईएएस विद मी पर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको पेपर को जिस दिन पेपर होगा उसी दिन शाम को उसको हम सॉल्व करेंगे और सेगमेंट वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आज हम बात करते हैं पॉलिटी के पेपर की, और जो पॉलिटी का सेक्शन इसके अंदर आया था वो कितना टफ था, कितना मॉडरेट था, कितना आसान था, इस पर बात करेंगे। पूरा पेपर कैसा था उस पर बात करेंगे। जो आप लोगों का एक जनरल क्वेश्चन होता है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी मॉडरेट टाइप के थे। मैं उसको टफ क्वेश्चंस की श्रेणी में नहीं रखूंगा। तो जो भी 14-15 क्वेश्चन पॉलिटी के आए, अगर आपने उसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट किया होगा तो आप बाद में महसूस करेंगे कि यही वो पेपर्स है, यही वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदे में ले जाएंगे। और इसके द्वारा ही आप काफ़ी कुछ बेटर तरीके से अपने, जिसको कह सकते हैं कि यूपीएससी के अंदर मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी ट्रांसलेशन करता जाऊँगा और आपको आंसर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपको दिखता है, जो मेरे पास सेट था उसमें 51 नंबर का ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या कहता है, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स। देखिए, वैसे ही हम पढ़ाते समय बताते हैं, जहां ऑल, नन, है ना, नो, इस प्रकार की बातें आ जाए तो वो वैसे ही संदेहास्पद हो जाता है कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन ये तो आपको पता ही होना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जब पंचायती राज जो सिस्टम भारत के अंदर अडॉप्ट किया गया और उसमें 3 टियर सिस्टम अपनाया गया, यानी कि गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल पर मिलेगी, और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो मिलेगी आपको जिला परिषद। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से भी कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कभी कम है, उनको इंटरमीडिएट लेवल की किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, और ना ही वहां पर है, क्योंकि जब पॉपुलेशन इतनी कम होगी तो त्रिस्तरीय ढांचा बनाना व्यवहारिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अब जरा दूसरा देखते हैं। ये तो कुछ होते हैं चीजें गलत और कुछ होती है सरासर गलत। ये सरासर गलत में आता है सेकंड वाला, क्या है, टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। बिल्कुल गलत है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए 25 साल की एज होती है मिनिमम, राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल की एज होती है, और पंचायतों के लिए 21 वर्ष है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, तो इंटरमीडिएट लेवल हो, ग्राउंड लेवल पर हो, सबसे नीचे वाले लेवल पर हो या ऊपरी लेवल पर हो, किसी भी जगह में 30 साल की उम्र नहीं है। हर जगह पर उम्र कितनी है, 21 ईयर्स। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपको गलत दिखाई देता है। फिर आपके पास में आता है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कंस्टिट्यूट अ कमीशन। चीफ मिनिस्टर, ओके। देखिए, यहां पर सीधे सीधे फाइनेंस कमीशन की बात नहीं की गई है। अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी बात की जाती, वो भी गवर्नर बनाता। तो यहां पर जो इंडिकेशन दे रखा है वो किस लिए दे रखा है कि जो फाइनेंस मिलेगा पंचायतों को, जो वित्त के साधन मिलेंगे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कंस्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties। मतलब इसका अर्थ ये है कि ये स्टेटमेंट ये कहता है कि राज्य का मुख्यमंत्री एक ऐसे कमीशन को बनाएगा जो कि पंचायत को इंटरमीडिएट लेवल पर फंड कैसे पहुंचे इस विषय में देखेगा। ऑफ नेट प्रोसीड एंड ड्यूटीज लेविबल फॉर द स्टेट बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत एंड एट द इंटरमीडिएट लेवल, जो ये भी डिसाइड करेगा कि जो राज्य और पंचायतों के इंटरमीडिएट लेवल के मध्य संसाधनों का वितरण कैसे हो। नहीं, ऐसा कोई कमीशन स्टेट के लेवल पर राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाता है। अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी बात हो रही है, जो डायरेक्टली या नहीं है, तो भी उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, गवर्नर करता है। तो यहां भी स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो भी गलत होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर नॉट करेक्ट, ऑल आर द नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा जी 1, 2 एंड 3, डी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3, मतलब कोई भी करेक्ट नहीं है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, तो तीनों नहीं है। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि बिम्स्टेक से रिलेटेड है।
देखिए, जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी पढ़ते हैं। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025। ये बात सही है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि 7 अन्य जिसके जिसके टोटल 7 सदस्य है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन। नहीं, ना तो ये 1999 में बना था, ये बना था 1997 में। और ढाका डिक्लेरेशन से नहीं बना था, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था। अगर आप आगे देखें तो बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन है। ये क्या नाम है इसकी पूरा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पूरा फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके 7 मेंबर स्टेट्स है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके मध्य कोऑपरेशन को बढ़ाना, सारों 7 राज्यों के मध्य कोऑपरेशन को बढ़ावा देने का इसका अंदर जो है वो एक इसका उद्देश्य है। बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में बना। और इसके अंदर जो मेंबर स्टेट्स थे शुरू में वो कौन से थे? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो शुरू में इसका नाम भी क्या था? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, एंड बाद में इसमें म्यांमार जुड़ा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या बोलता है? ये ढाका डिक्लेरेशन से बना। गलत हुआ ना? अब देखिए, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर द फाउंडिंग मेंबर्स। ये गलत है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं फाउंडिंग मेंबर नहीं था। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। ये बड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट था। इसके अंदर कॉर्पोरेशन के कई सेक्टर है, तो जो सब सेक्टर है टूरिज्म का, वो माना गया कि नेपाल टूरिज्म का हब है, इंडिया नहीं। तो इसको लेड कौन करेगा, इसको लीड कौन करेगा? नेपाल करेगा, कर रहा है या करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर अबव इज और आर करेक्ट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर सही दे रखे हैं? वो है आपके पास में सी आंसर, पहला और चौथा। 51वां और 52वां क्वेश्चन ये है पॉलिटी का, जिसके बारे में हमने बात की। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 58। ओके, जो मेरे पास जिसको था सेट था उसका क्वेश्चन नंबर 58, और उसके साथ में क्या दे रखा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकपाल। देखिए, लोकपाल एक संस्था है जिसका उद्देश्य जो पब्लिक सर्वेंट्स है उन पर उनके भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना, मतलब उनके अगेंस्ट में आने वाली शिकायतों की सुनवाई करना और उस पर आगे फर्दर एक्शन लेना, ताकि हमारी राजनीति जो है वो स्वस्थ हो सके। इन पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर जितने भी आईएएस, आईएफएस अधिकारी वगैरह होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ साथ में ग्रुप ए, बी, सी, डी के कोई भी कर्मचारी हो सब इसके अंतर्गत आता है। किसी के भी ऊपर अगर आपको भ्रष्टाचार दिखता है तो आप लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं, अगर केंद्रीय कर्मचारी अगर है तो। राज्यों में ऐसे ही कर्मचारी, ऐसे ही अथॉरिटी होती है, उसका नाम है लोकायुक्त, वहाँ पर शिकायत की जा सकती है। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त बेसिकली एक प्रकार के ओम्बुड्समैन है, जो हमारे सरकारी कर्मचारियों और यहाँ तक कि लोक सेवकों पर भी उनके भ्रष्टाचार की शिकायतों को भी सुन सकता है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, उन पर विचार कीजिए। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइड टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट अपॉइंटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कितनी हास्यास्पद बात है। मान लीजिए किसी आईएएस अधिकारी का पोस्टिंग देश से बाहर है, या आईएफएस जिसकी देश से बाहर पोस्टिंग है, उसके भ्रष्टाचार को आप लोकपाल में नहीं ले जा सकते। बिल्कुल ले जा सकते हो। ये स्टेटमेंट नंबर गलत है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूटी एंड। हाँ, तो इसके इस सेकंड स्टेटमेंट के आधे स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्या है कि इसका चेयरपर्सन या मेंबर, लोकपाल का चेयरपर्सन या मेंबर हमारा एमएलए या एमपी नहीं हो सकता। ये बात तो सही है। आगे देखते हैं। ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी द चेयरमैन। नहीं, केवल चीफ जस्टिस नहीं, कोई भी जज हो सकता है और कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी हो सकता है। इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। आगे देखते हैं। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स। ये बिल्कुल सही है।
कोई भी सदस्य या इसका चेयरपर्सन 45 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। ये सही स्टेटमेंट है। फोर्थ देखते हैं, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, बिल्कुल कर सकता है ना, उसकी जांच कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, कुछ सेंसिटिव मैटर्स को अगर छोड़ दिया जाए, मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी का कोई मैटर है ना, मान लीजिए कि फॉरेन अफेयर्स का कोई मैटर है, उसकी जांच नहीं कर सकता। लेकिन अगर सिंपल करप्शन का कोई आरोप भारत के प्रधानमंत्री पर लगता है तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की भी जांच कर सकता है। ये भी गलत है। 1, 2 और 4 गलत है। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो करेक्ट है केवल 3, ए आंसर होगा, है ना। जो करेक्ट है वो है केवल 3, इसका आंसर होगा ए। तो उम्मीद है चीजें समझ आ रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72(1)(c) के तहत भारत के राष्ट्रपति को पार्डनिंग पावर है ना, क्षमादान की शक्तियां है। और हमें देखना है कि ये क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति कैसे एक्सरसाइजेस करता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू द लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यस, इट इज करेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू? मतलब न्यायपालिका यह देख सकती है कि राष्ट्रपति ने अगर इस पर कोई निर्णय लिया है तो वो एक न्याय की संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा लिया जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान देने या क्षमादान नहीं देने का कोई निर्णय लिया है तो उसके पीछे कोई दुर्भावना या इलिसिट इंटेंशन नहीं होना चाहिए। यानी कि जुडिशियल रिव्यू इस बात का तो हो सकता है कि निर्णय किस आधार पर लिया, लेकिन इस बात का नहीं हो सकता कि निर्णय लिया गया जो वो सही है या गलत है, उसके जुडिशियल प्रोसेस में नहीं जाएगा। तो इसको लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से जो बात कही गई है वो स्टेटमेंट यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत। प्रेसिडेंट को केंद्र सरकार की सलाह से ही ये सलाह लेने का अधिकार है। केंद्र सरकार ही इसको देने का राइट रखती है। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट दिखता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक। यहां पर क्या आएगा? केवल एक जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी स्टेटमेंट यहां पर सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये जरा इसी का एक्सप्लेनेशन था। 67th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, on the dissolution of the house of the people, the speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the house of the people after dissolution. Yes, ये सही है। मतलब लोकसभा के स्पीकर के लिए कहा जाता है वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि अगली लोकसभा की यानी कि नई लोकसभा की पहली मीटिंग आहूत ना हो जाए, भले ही वो चुनाव हार जाए। मान लीजिए कि कोई लोकसभा का, जैसे मीरा कुमार जी का एग्जाम्पल है, मीरा कुमार 2014 तक लोकसभा की स्पीकर थी। 2014 के इलेक्शन में वो चुनाव हार गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहली मीटिंग की अध्यक्षता करने आई। जब पहली मीटिंग आहूत होती है, हालांकि अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, लेकिन उसको तब तक स्पीकर माना जाता है जब तक कि लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए, क्योंकि लोकसभा का सेक्रेटरीट उसके अंदर होता है। और अगर आप उसको पद रिक्त मान लेंगे, है ना, स्पीकर को, तो सेक्रेटरीट का हेड कौन होगा? ओके, तो ये याद रखिएगा, जब तक फर्स्ट मीटिंग जिसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है वो ना हो जाए तब तक स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपने पद पर माना जाता है। ये सही है। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। ये परंपरा इंडिया में नहीं है ना, ये ब्रिटिश परंपरा है। वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। वहां पर यह परंपरा है कि जैसे ही वहां पर हाउस ऑफ द पीपल यानी कि वहां पर हाउस ऑफ द कॉमन का जो चेयरमैन होता है, जो स्पीकर होता है, वो जैसे ही स्पीकर इलेक्ट होता है अपने पद से इस्तीफा दे देता है। इंडिया में ऐसी परंपरा नहीं है। द ओनली पर्सन हु रिजाइंड वाज नीलम संजीव रेड्डी। जब नीलम संजीव रेड्डी को लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया, चुना गया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था जिसके वो सदस्य थे। बाकी आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा के स्पीकर से ये उम्मीद की जाती है ही और शी मस्ट बी न्यूट्रल। ओके, बट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दैट ही और शी हैज टू रिजाइन। तो ये स्टेटमेंट भी, पहला स्टेटमेंट गलत है। एक सेकंड, ऑन द डिसीजन ऑफ द पीपल स्पीकर शैल नॉट वेकेंट
his or her office until immediately। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन of the house of the people passed by a majority of then yes effective membership। मतलब उस समय जितने मेंबर्स है ना, जो उपस्थित है उसके आधे से ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए इफेक्टिव मेंबरशिप कितनी होती है। मान लीजिए कि लोकसभा के अंदर टोटल मेंबरशिप है 545, उसमें से 45 सदस्य 45 सीटें खाली है ना, तो टोटल सदस्य कितने हो गए 500। तो 500 का 50% प्लस 1, यानी कि 500 की इफेक्टिव मेजोरिटी आप देखोगे तो ये आएगा 251। तो 251 से अगर आप इसको करोगे तो ये स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 आपको सही दिखाई देता है। आंसर आपके पास में आएगा सी। सी इज द आंसर। स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है? चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, यानी कि बी, यानी कि इसका आंसर होगा 1 एंड 3, यानी कि सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, या हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोकसभा। Any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President decisions in accordance with the opinion is full and final। ध्यान से समझना कि अगर किसी सदस्य की अयोग्यता या निर्योग्यता पर प्रश्न उठता है 10वीं अनुसूची के आधार पर। 10वीं अनुसूची कौन सी है? दल बदल पर आधारित है ना। दल बदल कानूनों को रोकने वाली है, दल बदल से निवारक कानून उसके अंतर्गत है। तो उसके अंदर साफ दे रखा है कि अगर किसी व्यक्ति के, जो कि लोकसभा का मेंबर है, अगर उसकी दल बदल से संबंधित प्रश्न उठते हैं तो उसका निर्धारण प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, यानी कि लोकसभा का स्पीकर करेगा, उसका निर्णय प्रेसिडेंट नहीं करेगा। सेकंड देखते हैं, There is no mention of the word political party in the Constitution of India। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, खुद 10वीं अनुसूची के अंदर ही राजनीतिक दल शब्द का कई बार उल्लेख है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। सेकंड आंसर होगा इसका। करेक्ट कौन सा होगा? सेकंड इसके अंदर करेक्ट होगा, क्योंकि राजनीतिक दल शब्द का उपयोग तो कई बार वहीं दे रखा है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रपति जो है वो एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसके तहत वो किसी भी कानून का निर्माण कर सकता है बिना संसद से पास कराए। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है आर्टिकल 61 के तहत कि भारत का राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, और उस अध्यादेश के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कोई भी किसी भी आशय का कानून बना सकता है, बशर्ते कि संसद का सत्र उस समय नहीं चल रहा हो। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो भारत का राष्ट्रपति
इस प्रकार का कानून बना सकता है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब ऑर्डिनेंस क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस के बारे में आपको पता ही होगा। जब एक बार ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है तो उसको 6 सप्ताह के अंदर अंदर संसद का सत्र आहूत होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस से संबंधित बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है कि ऑर्डिनेंस से क्या क्या हो सकता है। क्या किसी सेंट्रल के केंद्र के कानून को अमेंड किया जा सकता है? यस, इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है ना, कि कोई कानून जो है वो हमें बदलना है, केंद्र का कोई कानून। तो पहला तो सही है। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स। नो, फंडामेंटल राइट्स को संविधान संशोधनों के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता, के बिना नहीं हटाया जा सकता, सिर्फ संविधान संशोधनों के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। ओके, और वो भी फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। ओके, तो ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को एब्रिज नहीं कर सकता। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। यस, बैक डेट से कोई कानून अगर बनाना हो जो कि फंडामेंटल राइट नहीं हो, ओके, तो बनाया जा सकता है। और ऑर्डिनेंस भी इस आशय के तहत लाया जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश में हम बैक डेट से भी ला सकते हैं। किसी केंद्रीय कानून को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट को एब्रिज नहीं किया जा सकता। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1 and 3। ये इसके अंदर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, है ना, निम्नलिखित पर विचार कीजिए भारत से संबंधित मामलों में। द इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषदें। विच वर हाउ मेनी ऑफ द अबोव वर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में किस किस का जिक्र है, मतलब संवैधानिक रूप से किसकी स्थापना हुई है? तो देखिए, आर्टिकल 263 के अंतर्गत बाकायदा इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र है, तो ये तो है ही। लेकिन जब हम जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो जोनल काउंसिल संवैधानिक नहीं है। इसको 1956 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत स्थापित किया गया था, यानी कि ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। ओके, जोनल काउंसिल जो है वो बेसिकली एक प्रकार की स्टैच्यूरी बॉडी है, और इसीलिए कहा जा सकता है कि ये नहीं है, ये है। एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये भी नहीं है, ये भी संसदीय एक्ट के द्वारा स्थापित की गई है। इसलिए केवल 1 सही होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, है ना। हमारी जिसको कह सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी संस्था ऐसी है जिसको संसदीय, जिसको संवैधानिक उपबंधों के तहत स्थापित किया गया है, वो ये है इंटर स्टेट काउंसिल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो आपको सामने आ रहे हैं बड़े काफी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। पॉलिटी का जो सेक्शन था वो बहुत इजी रहा है, इजी नहीं तो आप मॉडरेट ही कह सकते हो। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फीयर्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट्स इन हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। मतलब हमारा संविधान गवर्नर को बिल्कुल साफ साफ कुछ मामलों में विवेकाधीन शक्तियां देता है, बिल्कुल देता है साहब। राज्य में मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति करनी है, गवर्नर मुख्यमंत्री की सलाह से बाधित नहीं है। गवर्नर जब आर्टिकल 355 यानी कि जब अपनी एक पाक्षिक रिपोर्ट, जिसको आप कह सकते हो फोर्टनाइट रिपोर्ट, केंद्र सरकार को भेजता है राज्य के विषय में, तो वो मुख्यमंत्री की सलाह से तैयार नहीं करता है। ये काम उसके बिल्कुल विवेकाधीन शक्तियां हैं। और यहाँ तक कि विधेयकों को, कौन से विधेयकों को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखना है, ये भी गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति है। यानी कि संविधान इस विषय में कोई निश्चित बात नहीं बताता है, एक्सप्लिसिटली गवर्नर को विवेकाधीन शक्तियां देता है। और याद रखिएगा, हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, लेकिन गवर्नर के पास में है, और एक्सप्लिसिटली बाकायदा बताई गई है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ his or own reserve a bill passed by a state legislature for his or her consideration without being forwarded by the governor of the state concerned। ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
क्या कहता है स्टेटमेंट कि भारत का राष्ट्रपति राज्य विधानसभा से बिल पारित होने के बाद गवर्नर के पास जाने की बजाय अपने पास मंगा सकता है। ऐसा नहीं होता है, गवर्नर के पास ही बिल जाएगा, गवर्नर उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट भी आ चुका है, जिसके आधार पर प्रेसिडेंट ने जो 14 क्वेश्चंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट को भेजे, जिसमें तय कर दिया था कि कितने समय में गवर्नर किसी विधेयक पर निर्णय लेंगे, और अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वो रिकंसिडरेशन कितने टाइम में कर लेंगे, मतलब उस पर डिसाइड कितने टाइम में कर लेंगे। राष्ट्रपति के लिए 3 महीना और गवर्नर के लिए 1 महीना रखा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर 2, कि गवर्नर के पास जाए बगैर बिल सीधे राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और वो निर्णय ले लेंगे। ऐसा नहीं होना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। करेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट नंबर 1 आपको दिखाई देता है। आगे बढ़े। 85, क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इस प्रकार के क्वेश्चन पहली बार यूपीएससी ने पूछे। देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 50 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बिल्कुल सही है, डीपीएसपी के अंतर्गत ये दे रखा है। आगे देखिए, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारे कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में दे रखा है आर्टिकल 51A में, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, ये उसमें दे रखा है। आगे देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, ये फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है, ये सही है। आप जानते हो आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, उसमें आर्टिकल 24 जो है उसके तहत ये दे रखा है कि आप किसी भी प्रकार का बाल श्रम नहीं करा सकते, किसी भी प्रकार के चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। तो ये तीनों ही जोड़े सम्मिलित हैं। हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द 3। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द 3, यानी कि तीनों ही जोड़े जो है वो इसमें सम्मिलित दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार, इफ एनी एरिया इन द स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, देखिए हमारी 5वीं अनुसूची क्या कहती है कि अगर किसी राज्य जो है, कोई राज्य है, उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन किसी क्षेत्र में ज्यादा है, तो उसको 5वीं अनुसूची के तहत एक शेड्यूल्ड एरिया अनाउंस कर दिया जाएगा, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए काम कराया जा सके। तो 5वीं शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डिफरेंस है। 6th शेड्यूल जो है वो उन राज्यों के लिए जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, और 5वीं अनुसूची में वो राज्य भी आ सकते हैं, 10 राज्य है इसमें, जिसमें अलग अलग उनके ही राज्यों के अलग अलग एरिया को शेड्यूल्ड एरिया अनाउंस किया गया। अब देखिए इसके अंदर द स्टेट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड अ लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। बात सही गलत लगता है? स्टेट गवर्नमेंट सारी पावर लूज कर देगा, है ना? मतलब ऐसा नहीं होगा। लोकल वहां पर कुछ बॉडीज होगी जो कुछ मैटर्स को देखेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का फुल उस पर कंट्रोल रहता है। पहला स्टेटमेंट गलत। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर, ये भी गलत है। यूनियन गवर्नमेंट केवल गवर्नर की रिकमेंडेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस दे सकती है। मान लीजिए कि उनको लगता है कि मान लीजिए राजस्थान का अंदर एक 5th शेड्यूल्ड एरिया है, और यहां पर उनको लगता है कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, तो गवर्नर जब इस प्रकार की बात यूनियन गवर्नमेंट को बोलेगा, तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि यहाँ के ट्राइबल वेलफेयर के लिए कुछ काम करो, है ना? वो उसका फुल कंट्रोल नहीं ले सकती। स्टेट का और केंद्र के मध्य जो फेडरल सिस्टम है हमारा, उसका वायलेशन नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, और कौन कौन से करेक्ट है? कोई भी करेक्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, है ना? हाँ नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, नीदर 1 नॉर 2। कोई भी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट इन द 7 शेड्यूल। देखिए हमारे देश में जो 7वीं अनुसूची है ना, वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट पर कानून विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों कानून बना सकती है। और अगर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया तो किसका कानून लागू होगा? सेंटर का। और जो तीनों लिस्ट में नहीं आया है उसको बोलते हैं रेसिडुअल पावर्स, और वो रेसिडुअल पावर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है? सेंटर को। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के तहत, तो उसमें से अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को। आर्टिकल 368 के तहत जब अमेंडमेंट किया जाता है तो उसका राइट किसको है? आर्टिकल 368 के तहत जब अमेंडमेंट होता है तो उसका राइट किसको है? पार्लियामेंट को। लेकिन कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट के 2/3 मेजॉरिटी से होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जाते हैं, और वहां पर कम से कम 50% + 1 यानी कि आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर भी उससे एग्री होने चाहिए। और ये अमेंडमेंट होते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, अगर आप केंद्र और राज्य के मध्य फेडरल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, अगर उसको कुछ चेंज करना चाहते हो, उससे संबंधित अमेंडमेंट होते हैं। तो हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिसमें आपको ना सिर्फ संसद से बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर से भी उस अमेंडमेंट बिल को पास कराना पड़ेगा, तब जाकर अमेंडमेंट माना जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है, जो भी फेडरल कैरेक्टर के अमेंडमेंट होंगे वो इसी के अंतर्गत आएंगे। तो जैसा मैंने कह दिया, यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, बिल्कुल 7वीं अनुसूची में जो 3 लिस्ट है, अगर उसमें केंद्रीय अनुसूची को आप बदलना चाहोगे तो आपको डेफिनेटली स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जाना पड़ेगा। अमेंडमेंट इनिशिएट होगा पार्लियामेंट के अंदर ही। पार्लियामेंट से अमेंडमेंट प्रोसीजर पूरा होने के बाद वो पूरा कब होगा? जब आधे से ज्यादा राज्य विधानसभा भी उस अमेंडमेंट बिल को पास कर दे और फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। और स्टेट लेजिस्लेचर उसको कितनी समय सीमा में पास करेगा, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये तो उसके अंदर है। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट। यस, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कितनी आगे जाएगी? अगर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को मनमाने तरीके से आगे जाने दिया जाएगा तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यूपी के राज्य की पावर अगर एमपी तक घुस जाएगी तो फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर उसको जाना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संसद ही नहीं बल्कि राज्य विधानसभाओं से भी, आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं से भी ये अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहला भी इस कैटेगरी के अंदर आएगा। सेकंड भी, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, नहीं ये नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नर जो है वो स्टेट के, केंद्र और राज्य के मध्य फेडरल स्ट्रक्चर का कोई प्रोविजन गवर्नर पर नहीं होता है। और बेसिकली गवर्नर के लिए 35 वर्ष की आयु जो है, और यही एक प्रमुख भारत का नागरिक, और 35 वर्ष की आयु यही उसकी क्वालिफिकेशंस होती है हमें अपॉइंट होने के लिए। तो 1 और 2 इस प्रकार के अमेंडमेंट ऐसे हैं जो आपको ना सिर्फ संसद से बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास कराने जरूरी है। आंसर है 1 और 2, 1 और 2 इसके अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस थे पॉलिटी के वो आपको क्लियर हुए होंगे, डिस्कशन समझ में आया होगा। डिस्कशन हम हर सेगमेंट का करेंगे। पॉलिटी के बाद इकोनॉमी का डिस्कशन होगा, साइंस एंड टेक का होगा, और करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस जितने भी उसके अंदर है उन सब का होगा। तो उसको अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपकी क्या क्वेरी है, क्या लगता है आपको, पेपर आपका कैसा हुआ। थैंक यू सो मच।